चलिए, तो पहला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है करके, मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो मैं कहूंगा पूरे भारत की बात करें या सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को संस्कार राजधानी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों, जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, गेहूं की अगर बात करें, ये प्रमुख फसल है साथियों मध्य प्रदेश की। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम भी है, तो क्या नाम है साथियों? इसको आपको मालूम होना चाहिए साथियों। मध्य प्रदेश में टाइगर्स बहुत ज्यादा हैं साथियों, तो यहाँ पर इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। हिंदी में इसको बाघ राज्य भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे हैं, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी साथियों जबलपुर है। जबलपुर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सतपुड़ा की रानी किस जिले को कहा जाता है? मध्य प्रदेश में साथियों जो नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम, इसको क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? तो इनका नाम साथियों श्री महेश श्रीवास्तव है और ये मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार हैं। अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? तो किस पक्षी की बात चल रही है? मैं कहूंगा एशियन पैराडा इसका नाम है। इसका नाम साथियों जो होना चाहिए वो एशियन पैराडाइस पलाई केचर होना चाहिए, जिसको दूधराज कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा साथियों टाइपिंग मिस्टेक है। क्या? एशियन पैराडाइस पलाई केचर इसका नाम है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य प्रतीक के रूप में साथियों इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प साथियों सफेद लिली है। ये परीक्षा में आपसे सवाल आएगा, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल सही। उस समय कुल संभाग कितने थे और कुल जिलों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छपेगा साथियों आपकी परीक्षा में, तो आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के गठन के समय इसमें 9 संभाग थे और जिले की अगर बात करें तो 43 जिले थे। यानी कि आपका जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। करके मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कितने जिलों से होकर गुजरती है साथियों? 14 जिलों से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मैं कहूंगा साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, चंबल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये साथियों चंबल परियोजना जो है ना साथियों, ये चंबल नदी पर ही बनाई गई है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहां पर स्थित है? देखिए साथियों, ये तो खजुराहो में स्थित है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो कितनी तीलियां होती हैं? अगर आपका जवाब 24 तीलियों के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। करके रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव की अगर बात करें साथियों, ये कहां पर मनाया जाता है? मैं कहूंगा ये तो गुजरात में मनाया जाता है साथियों रण उत्सव। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में शोर मंदिर कहां पर स्थित है? तो शोर मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। कहां पर? महाबलीपुरम में ही शोर मंदिर स्थित है। कोलंबो ये राजधानी है, लेकिन किस देश की राजधानी है साथियों? बांग्लादेश की, म्यांमार की, नेपाल की, श्रीलंका की। मैं कह सकता हूं साथियों ये तो आपकी श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो जो है ना, ये श्रीलंका की राजधानी है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? मुझे बताइए। तो भारत का विरासत पशु की अगर हम बात करते हैं तो हाथी जो है ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगला देखिए, यानी कि दिल्ली जो है ना, ये कौन सी नदी के किनारे पर साथियों है? तो मैं कहूंगा दिल्ली साथियों यमुना नदी के किनारे पर है। अगला देखिए, कह रहे कि गोल्डन सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो डोरंगपुर को नहीं, जोधपुर को, बूंदी को नहीं साथियों, जैसलमेर को कहा जाता है साथियों गोल्डन सिटी के नाम से। ये भी परीक्षा में आपके सवाल आएगा। अगला देखिए, कह रहे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो साथियों मैं कहूंगा सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है साथियों मोहनजोदड़ो। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये कहां पर हुई थी? तो ये कहां पर हुई थी साथियों? आप लोगों को हो सकता हो पहले से मालूम हो, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो बोधगया आप लोग याद रखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों बोधगया में ही हुई थी। हीनयान और महायान ये किस धर्म के दो पंथ हैं? तो ये साथियों बौद्ध धर्म के दो पंथ हैं, हीनयान और महायान। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये तो साथियों नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता साथियों अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाया हूं। कह रहे कि एक कथन है, कह रहे कि मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है। ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने बात कही थी? तो ये तो साथियों लाला लाजपत राय का कथन है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगा साथियों वर्गीज कुरियन की अगर बात करें तो वर्गीज कुरियन को ही तो कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह साथियों कौन सा है? बुध ग्रह। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए मुझे।
उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति की अगर बात करते हैं, जनक की अगर बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग इनका नाम है और ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है बताइए, तो समान आवास का अधिकार, समानता का, देखिए समानता का अधिकार तो करता है, धर्म पालन करने का अधिकार भी ये भी है और स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो ये पता साथियों किसमें निहित है, ये राष्ट्रपति में निहित है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे एक गतिशील बस में, देखिए आपके विज्ञान के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि विज्ञान के कुछ ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो विज्ञान के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये सवाल आएगा, देखिए एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये कौन से नियम का पालन करता है, तो आपको याद रखना है ये प्रथम नियम का, न्यूटन के प्रथम नियम का साथियों पालन करता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। कह रहे कि अस्थायी चुंबक बने होते हैं, किससे बने होते हैं साथियों, अस्थायी चुंबक मृदु लोहे से बने होते हैं अस्थायी चुंबक। उसके बाद देखिए पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन से हैं मुझे बताइए, तो पानी को कठोर बनाने वाले देखिए एक मैग्नीशियम हो जाएगा और दूसरा कैल्शियम हो जाएगा। ये पानी को कठोर बनाने वाले खनिज हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो इसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है ना। उसके बाद देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में साथियों उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला देखिए मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है साथियों, मायोपिया को निकट दृष्टि कहा जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कुछ क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर के देख लीजिए। कह रहे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है। मैं कहूंगा अभी आप सभी को पता था कि पंजाब में है ना, पंजाब में साथियों बहुत बड़े लेवल पर बाढ़ आई थी, वो बाढ़ से प्रभावित हो गया था, तो पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए राहत की घोषणा की थी उस समय केंद्र सरकार ने, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए करके आरबीआई किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी करेगा मुझे बताइए, तो मैं कह सकता हूं साथियों भूपेन हजारिका की अगर बात करते हैं इनके सम्मान में साथियों आप लोग याद रखेंगे आरबीआई जो है ना एक विशेष सिक्का जारी करेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों यहाँ पर कथन है और आपके सामने यहाँ पर निष्कर्ष है। क्या कहा जा रहा है साथियों कथन में, आपसे कथन में कहा जा रहा है कि सभी बच्चे कौवे हैं, तो सभी बच्चे मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये साथियों क्या हो गए, ये बच्चे हो गए और सभी बच्चे कौवे हैं यानी कि कौवे के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ये क्या हो गए, ये कौवे हो गए ये बड़े वाले, ठीक है। उसके बाद कह के सभी बिल्लियां कौवे हैं, सभी बिल्लियां कौवे हैं तो बिल्लियां भी साथियों कौवों के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह के कुछ बिल्लियां बच्चे हैं, कुछ बिल्लियां बच्चे हैं, कैसे हो सकता है, देखिए ना कोई बच्चे बिल्ली है ना कुछ बिल्ली बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है, कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन वाली बात हो गई, कोई एक ही सही होगा ना, या तो कुछ बिल्लियां बच्चे होंगी, ठीक है, या फिर कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं होगी। कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो आप ऐसे विकल्प का चयन करेंगे जिसमें ये लिखा हो या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो। तो ये चीज साथियों मेरी बताई हुई आप लोग याद रखेंगे, आपके काम आएगी इस बार एमपी पुलिस में। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे चूहा कृतंक मधुमक्खी क्या होगी साथियों, यानी कि देखिए चूहा जो है ना ये कृतंक के अंतर्गत आता है, मधुमक्खी किसके अंतर्गत आती है, ये साथियों कीट के अंतर्गत आती है। तो कीट कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है नंबर सीरीज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके 4 है, उसके बाद साथियों 16 है, उसके बाद 28 है और उसके बाद 40 है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अगला नंबर साथियों क्या हो सकता है, बताइए देखकर साथियों बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए मुझे इतना पता है साथियों क्या कि भैया 4 चौक 16 होता है और फिर 16 से 28 हो गया और 40, मुझे इतना पता है साथियों ये सारे नंबर 4 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे, जैसे कि अगर हम 4 गुणा 1 करें तो ये 4 हो जाएगा, अगर हम 4 गुणा 4 करें तो ये हो जाएगा, 4 गुणा 7 करें तो ये हो जाएगा और 4 गुणा 10 करें तो ये हो जाएगा। आप देखिए 3 बढ़ रहा है, 1 से 4 हुआ 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा और फिर 3 बढ़ा, यानी कि अब फिर 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और यहाँ पर साथियों गुणा 4 हो जाएगा। तो 4 की गुणा 13 से करा लो साथियों, तो या 13 की गुणा 4 से करा लो, 13 चौक कितने होते हैं साथियों 52 होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका 52 नंबर आएगा। अगर ऑप्शन में हमें 52 नंबर मिल जाता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही और हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी में 52 लिखा हुआ है। तो ये लॉजिक आप लोग याद रखेंगे, इस लॉजिक पर आधारित आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नाखुश का संबंध जैसे दुखी से है वही संबंध आपको बताना है बोलने का किससे है, चिल्लाने से, इच्छा से, कहने से, सुनने से। जैसे कि नाखुश है कोई तो उसको दुखी भी कह सकते हैं, सेम मीनिंग है।
बोल रहा है तो उसको इच्छा नहीं कहेंगे, कहना भी नहीं कहेंगे, सुनना भी नहीं कहेंगे, चिल्लाना साथियों कह सकते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं सेम मीनिंग वाले हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि OJY है, उसके बाद MLM MLW है, उसके बाद KNU है, उसके बाद IPS है, तो यहाँ पर कौन से 3 लेटर आएंगे, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर O15 पर होता है, M13 पर होता है, K11 पर होता है, यानी कि O से 2 घटाया गया है, फिर साथियों M से 2 घटाया गया है और फिर यहाँ पर भी 2 घटाया गया है, तो I में जब आप साथियों 2 घटाओगे, I 9 पर आता है, 2 घटाओगे G आ जाएगा। ठीक है, G आ गया। अब G तो सारे ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। J 10 पर होता है, L 12 पर होता है, 2 बढ़ाया गया, फिर से 2 बढ़ाया गया और फिर 2 बढ़ाया गया, P में 2 बढ़ाओगे, PQR यानी कि R यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये फिर अब 2 घटाया गया है, फिर से 2 घटाया गया है, फिर से 2 घटाया गया और यहाँ पर अगर आप देखिए S19 पर आता है, अगर आप 2 घटाओगे तो Q आ जाएगा। तो देखिए जरा GRQ कहां पर लिखा हुआ है, GRQ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के 7 दोस्त हैं OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। साथियों ये वो सवाल है जो आपसे पक्के तौर पर साथियों पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अपने मनोमस्तिष्क को एक तरीके से साथियों पूरे ध्यान पूर्वक इन सारी चीजों को आपको देखना है। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानिए साथियों ये चीजों पर आधारित आपसे पेपर आएगा, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आ सकता, क्योंकि MP पुलिस कांस्टेबल का जैसा पेपर साथियों पूछा जाता है ये मुझे बखूबी पता है, पूरा अंदाजा है साथियों कैसा आपसे पेपर पूछा जाएगा। तो इसलिए बहुत आराम से इस क्लास को देखिए, बहुत तसल्ली के साथ साथियों देखिए। कह रहे कि 7 दोस्त हैं भैया, तो फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, एक पंक्ति में देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों 7 लोगों की जगह हमने यहाँ पर बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कि S एक छोर पर है, ठीक है, S एक छोर पर है तो S यहाँ पर हो सकता है, S यहाँ पर हो सकता है, S के दाएं दूसरे स्थान पर Q बैठा है, तो मान लेते हैं साथियों अगर हम इसको यहाँ पर बैठा ले तभी तो S के दाएं दूसरे स्थान पर Q बैठेगा, यानी कि Q यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि O और Q के बीच में P है, तो O कहाँ पर है, O यहाँ पर हो जाएगा साथियों, है ना, O और Q के बीच में P हो जाएगा, P हो गया। कह रहे कि U किसी भी छोर पर नहीं है, यानी कि U यहाँ पर नहीं होगा तो U यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। कह रहे कि T के बाएं R है तो T के बाएं R है, यानी कि साथियों T की अगर बात करें T यहाँ पर बनाएंगे, R यहाँ पर बनाएंगे, देखिए T के बाएं R हो गया, ठीक है। अब U यहाँ पर हो जाएगा। सारी चीजें हमने देख ली। कह रहे हैं साथियों बीच में कौन बैठा है, तो 3 इधर से कट करो, 3 इधर से कट करो, बीच में कौन बैठा है, P बैठा है, तो P आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उदयपुर राजस्थान और भारत इनके बीच जो आरेख बनेगा वो कैसे बनेगा। देखिए सबसे बड़ा इसमें भारत है और भारत के अंदर एक राज्य आता है राजस्थान और राजस्थान के अंदर एक शहर आता है उदयपुर, तो ऐसा करके कुछ आरेख बनेगा और ऐसा कहां पर बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है जैसे 11 से 225 बनाया गया है वैसे साथियों 14 से यहाँ पर कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए मुझे तो इतना लग रहा है कि ये भैया 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। 11 से 15 कर दिया गया, यानी कि 11 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 15 हो जाएगा। अगर हम इसमें भी साथियों यही काम करें, 4 जोड़े तो 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है ना। तो अगर 324 हमें ऑप्शन में मिल जाए, यानी कि हम इस लॉजिक पर भरोसा कर लेंगे और मुझे दिख रहा है 324 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कथन और निष्कर्ष वाले 2 सवाल साथियों आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को आप लोग देखते रहिए। आपसे कहा जा रहा है कि सभी मुर्गियां शेर, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये मुर्गियां। अच्छा एक काम करिए साथियों, आप क्या करिए, आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में भी ऐसे ही करिएगा। ये सभी मुर्गियां शेर हैं तो सभी मुर्गियां हमने शेर बना ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सभी शेर बिल्ली हैं तो सभी शेर हमने क्या बना लिया, बिल्ली बना ली है। उसके बाद निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी बिल्लियां मुर्गियां हैं, सभी बिल्लियां मुर्गियां नहीं हो सकती, है ना। इतनी बिल्लियां मुर्गियां कहाँ हैं, हाँ इतनी बिल्लियां मुर्गी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां मुर्गी हैं, कुछ बिल्लियां, हाँ ये सही हो जाएगा, कुछ बिल्लियां मुर्गी हैं, मैं कहूंगा इतनी बिल्लियां मुर्गी हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, एक निश्चित गुड भाषा में साइंटिस्ट को इन लेटर्स में बदला जाता है, तो गोल्ड स्मिथ को साथों यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लेटर्स हैं वही लेटर्स साथियों यहाँ पर है, लेकिन बनाया कैसे गया है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हो, यहाँ से शुरुआत की गई TSIT, है ना, यहाँ पर देखिए TSIT हो चुका है। उसके बाद देखिए साथियों NE, है ना, NEI, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है NEI, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुई है, जैसे कि ये पूरा यहाँ पर आना चाहिए था CS आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया SC उठा के इसको साथियों सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। इतनी बात साथियों क्लियर है। चलिए तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से शुरुआत करेंगे, H लिखेंगे, T लिखेंगे, IM लिखेंगे, I लिखेंगे, M लिखेंगे और SD लिखेंगे, SD लिखेंगे, उसके बाद L लिखेंगे, लेकिन अब OG नहीं लिखेंगे, GO लिखेंगे, ऊपर भी ऐसे ही था।
तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ साथियों HTIMSDLGO, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे कि 13, मेरा मानना है साथियों जैसे कि 13 और 9 से 117 बनाया गया होगा, इतनी तो है ना। उसी प्रकार 12 और 11 से 132 बनाएगा। देखिए 12 11 से 132 बनाने का मतलब है, मैंने पढ़ा था अगर 12 की गुणा 11 से कर दोगे तो 132 आ जाएगा। क्या अगर 13 की गुणा 9 से कर दोगे, बिल्कुल साथियों 13 निम 117 ही तो होते हैं। तो 22 की गुणा साथियों 7 से करी जाएगी, 22 की गुणा 7 से कर दीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15, 154 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 154 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 8 दोस्त हैं ABCDEFGH, दोपहर के भोजन के लिए एक है ना, दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो साथियों एक गोल मेज हमने बना ली, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोगों के हमने बैठने की जगह यहाँ पर बना ली। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए एफ के सामने और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो मान लेते हैं साथियों बी के दाएं तीसरे स्थान पर, बी को कहीं पर भी आप बैठांस बना सकते हो। मान लीजिए बी को आपने साथियों यहाँ पर, बी के दाएं तीसरा क्या होगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा ए होगा, एक ही बात चल रही है। उसके बाद कहने के ए एफ के सामने है, यानी कि ए एफ के सामने, तो साथियों एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहने के साथियों, उसके बाद क्या कहा गया है कि जी जो है ना, जी एफ और डी के बीच में है। जी जो है ना ये कुछ नहीं है साथियों, जी जो है ना ये एफ और डी के बीच में है, तो एफ ये हो गया, डी ये हो गया, जी यहाँ पर हो जाएगा। जी जो है ये एफ और डी के बीच में देखिए हो गया। कह रहे कि डी के बाएं एच है, तो डी के बाएं क्या आ जाएगा साथियों एच आ जाएगा, यानी कि एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। कह रहे कि सी और ए के बीच में ई है, तो सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में साथियों ई है, तो ई हो गया। कह रहे कि सी के सामने कौन बैठा है, तो मैं कहूंगा सी के सामने डी बैठा है, तो डी आपका यहाँ पर जवाब होगा। ये सवाल मैंने पहले भी करवाया था, लेकिन क्या उसमें यहां पर कुछ और था, ये चीज साथियों आपकी चेंज की जा रही है और सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, इससे बाहर साथियों सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो डी कुल मिला के कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। पी और क्यू का अनुपात साथियों 5:6 है और आर और क्यू का अनुपात 25:9 है, तो पी और आर का अनुपात निकालें। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, हम निकल, देखिए इसमें क्या है, एक तरीके से क्यू 2 बार है तो क्यू बीच में आएगा, जिसके पी हो गया, अनुपात क्यू हो गया और अनुपात साथियों आर हो गया। हम सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे और फिर पी और आर का अनुपात पूछा जाए तो पी और आर का अनुपात निकाल देंगे। अब पी और क्यू कितना है साथियों, यहाँ पर अगर बात करें तो 5:6 है। कितना है, 5:6 है। और क्यू और आर कितना है, तो क्यू देखिए आर क्यू है 25:9, क्यू आर कितना होगा, मैं क्यू आर लिखना है यहाँ पर, तो वो 9:25 हो जाएगा, 9:25 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, अब हमारा बहुत आराम से निकल जाएगा पी अनुपात क्यू अनुपात आर। कैसे निकलेगा साथियों, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 5 की गुणा इससे करिए, 5 × 45, तो ये आपका आ गया पी। ठीक है, 9×5 = 45, 9×5 = 9×6 = 54, आपका ये आ गया। और 25 × 6 से करोगे तो 150 आ जाएगी। ये आपका पी अनुपात क्यू अनुपात आर आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पी और आर का अनुपात निकालिए, तो पी और आर की अगर बात करें तो 45:150 हो जाएगा, है ना। 3 से कट करें, ये 5 से कट के 5 × 45, 5 × 15, ये हो जाएगा, 3 × 9 और 10 आ जाएगा। तो 3:10 जो होगा ये इसका अनुपात हो जाएगा पी अनुपात आर का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज की परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। बहुत आसान बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम मान लेते हैं 4x है ना, 3x और साथियों 2x, ये हम भुजाओं का अनुपात मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कह रहे हैं इनका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल ही उसका परिमाप होता है, यानी कि इसको प्लस आपको कर देना होगा। तो कितना आएगा, यही तो आएगा साथियों 63। तो 4 3 7 8 9, यानी कि 9x बराबर कितना आ गया, 63 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा, 63/9 आ जाएगा। क्या क्या इससे कटता है, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×7 = 63, यानी कि x बराबर आ गया 7। तो मैं कहूंगा पूछा क्या जा रहा था, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये पहली वाली है 4x है, यानी कि 4x का मान क्या होगा, 4x का मान 4 × x का मान है 7, तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, यानी कि 28 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा आएगी। आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन साथियों बाकी हैं। यानी कि दो संख्याएं हैं 16 और 20 है, इनका महत्तम समापवर्तक बताइए और लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो सबसे पहले साथियों 16 और 20 का हम महत्तम समापवर्तक देख लेते। 2 से कट करते 2 अट्ठे 2 धाम हो गया, 2 से कट करे साथियों 2 चौक और 2 पंजे हो गया। अब नहीं कटेगा, यानी कि 2 दूना 4, तो HCF कितना हो गया, HCF की अगर बात करें 4 हो गया, यानी कि महत्तम समवर्तक 4 हो गया। अब लघुत्तम समावर्तक की अगर बात करते हैं साथियों 16 और 20 के, तो देखिए
2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से कट करेंगे साथियों तो ये आ जाएगा। अब क्या होगा, अब एक बार 4 से कट करना पड़ेगा और एक बार साथियों 5 से कट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी कि साथियों एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका 80 आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं साथियों इसके अनुपात की, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 4:80 जो आया है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 20, 1:20 आ जाएगा। 1:20 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अंकित मूल्य की अगर हम लोग साथियों बात करें, अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के यहाँ पर बात करी गई है। अंकित मूल्य जो है ये उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। मान लेते हैं साथियों अगर ये 100 है तो ये 60% अधिक होगा, यानी कि 160 होगा। अब इसको जरा कट कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य अगर 8 है तो क्रय मूल्य कितना होगा साथियों, 5 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कह रहे हैं कि यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य कितना है साथियों, 5 है, 5x मान लेते हैं, है ना, 5x मान लेते हैं, 5x क्रय मूल्य है, इसका आपको 20% के लाभ पर आपको बेचना है ना। तो इसका 120% निकालेंगे तो 120/100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 20 छंग और 20 पंजे हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6x आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर इस 5x को हम 20% के लाभ पर बेचते हैं तो ये 5x की जगह 6x हो जाएगी। तो कहने के छूट प्रतिशत क्या रही थी, छूट प्रतिशत की अगर बात करें, अब ये था साथियों अंकित मूल्य है 8x है और जो आया है साथियों 6x आया है, यानी कि 8x माइनस 6x गुणा 100 आ जाएगा और बटे क्या आ जाएगा साथियों, 8x आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं यहाँ पर 2x गुणा 100 आ गया और 8x आ गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से कट होगा 25 आ जाएगा, यानी कि 25% छूट प्रतिशत है और 25% आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देख लीजिए और उसके बाद साथियों क्लास आपकी जो होगी वो एंड हो जाएगी। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। कह रहे हैं कि 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर कहा गया है 8 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। अगर मैं आपसे पूछूं 8 संख्याओं का कुल योग कितना है, तो 8 की गुणा 44 से करना पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा साथियों, अगर हम यहाँ पर गुणा कराएं तो 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35 हो जाएगी, यानी कि 8 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा साथियों, 352 होगा। अब कहा जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो औसत 47 बन जाता है। कितना बन जाता है साथियों, तो औसत यहाँ पर 47 बन जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों औसत कितना बन जाएगा, 47 बन जाएगा। संख्याओं की अगर बात करें साथियों, संख्याएं कितनी है, 8 है मान लीजिए। देखिए अब 47 की गुणा 8 से कराइए, 47 की गुणा 8 से 7 अट्ठे आपका 56 हो गया, 4 अट्ठे आपका 32 हो गया, 32 और आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 376 आ गया, है ना। अब आप साथियों क्या करेंगे, 376 आ गया, ठीक है, ये 352 है, तो करेंगे y का मान। अब अगर यहाँ पर आपको करना है तो आप इस नंबर में से इसको घटाएंगे, यानी कि 376 माइनस 352 आप करेंगे, ठीक है ना। और बटे में साथियों कितनी संख्याओं की बात चल रही थी, 8 संख्याओं की बात चल रही, जो घट के आएगा उसको 8 से भाग दे देंगे। तो कितना है, 6 में से 4 जाएगा साथियों आपका, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पर साथियों 2 आएगा, इसको 8 से घट कर लिए, 8 3 आपका 24 होगा, यानी कि y का मान साथियों क्या होगा, 3 होगा। 3 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।